अंजलि, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? सर, मैंने अपनी पत्नी अंजलि का खून कर दिया है। क्या? पर क्यों मारा तुमने अपनी पत्नी को? सर, मैं नशे में था, कुछ समझ नहीं पाया। मैंने तो सिर्फ उसे डराने के लिए गन उठाई थी। पता नहीं गोली कब चल गई सर। अच्छा, ठीक है, चलो। सर, इसी रूम में मैंने अपनी पत्नी को गोली मारी थी। राजन जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बट सर, मैंने अंजलि को यहीं पर गोली मारी थी। राजन जी, ना तो यहाँ पर आपकी पत्नी की बॉडी है और ना ही फर्श पर खून। सर, ये कैसे हो सकता है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी अंजलि की लाश यहीं पड़ी देखी थी। आप चाहे तो गन चेक कर सकते हैं। सर, राजन सच कह रहा है, इसमें एक गोली कम है। ठीक है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ। खून के निशान तो हैं, पर लाश यहां से कौन ले जाएगा और किस लिए? हेलो, क्या? सर, वर्सोवा नदी के पास अभी एक औरत की लाश मिली है। अंजलि? सर, ये मेरी पत्नी अंजलि है। अंजलि! राजन जी, आप बॉडी से दूर रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज। राजन जी, आपकी पत्नी की बॉडी में कहीं भी गोली लगने के निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद गोली मारी थी सर। सर, मुझे ये झुमका मिला है। ये झुमका? ये झुमका तो अंजलि की छोटी बहन निधि का है। इसे हमने गिफ्ट किया था निधि के बर्थडे पर। क्या अंजलि और निधि के बीच में कोई झगड़ा था? सर, निधि प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर अंजलि से लड़ती थी। कभी कभी तो नौबत हाथापाई पर भी आ जाती थी। प्रॉपर्टी का क्या मसला था? प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं था। अंजलि खुद चाहती थी कि प्रॉपर्टी निधि के नाम हो जाए, लेकिन उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी। इसलिए अंजलि ने उसे कहा था कि अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे ड्रग्स छोड़नी पड़ेगी। ये निधि कहाँ है? निधि ज्यादातर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही रहती है। कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और हम चलते हैं निधि के पास। सर, सुसाइड नोट। मैंने अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए अपनी बड़ी बहन अंजलि को मार दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी छोटी बहन निधि आपके पास आ रही है। सर, निधि खूनी थी और अब वो नहीं रही। इसका मतलब सर, केस खत्म। कामिनी, जब तक दोनों बॉडी की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, ये केस खत्म नहीं होगा। और हाँ, दोनों घर के आसपास के सीसीटीवी अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर, अंजलि की बॉडी पर एक बाल मिला है। ठीक है, तुम एक काम करो, निधि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फोरेंसिक टीम को बोलो कि अंजलि की बॉडी से जो बाल मिला है उसे निधि के डीएनए से मैच करके देखे कि वो निधि के बाल तो नहीं। और इस घर को पूरी तरह सील करके छानबीन करो और देखो कि निधि की हैंडराइटिंग वाली कोई और नोटबुक मिलती है क्या। सर, एक डायरी मिली है। दोनों की हैंडराइटिंग एकदम सेम टू सेम है। तो सर,
इसका मतलब निधि को सच में अपनी बहन को मारने का पछतावा था। हो सकता है। सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है, लेकिन उसके सर पर एक चोट का निशान भी नहीं है। उसे किसी भारी चीज से मारा गया था, लेकिन ऐसी कोई भी भारी चीज हमें अभी तक नहीं मिली है। कोई नहीं, खून का पता तो चल गया। निधि जिंदा होती तो बता देती वो भारी चीज है कहाँ, लेकिन वो तो। सर, अंजलि की बॉडी पर जो बाल मिला था वो निधि के डीएनए से मैच नहीं हुआ। क्या? इसका मतलब खूनी कोई और है? जी सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अंजलि और निधि के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज को जब मैंने देखा तो एक रेड कैप वाला इंसान नजर आ रहा है, जो दोनों ही जगह पर कैप से आया है। राजन जी, पूरी तरह छानबीन करने के बाद हमें यही पता चला कि निधि ने पहले अपनी बहन को मारकर बेहोश कर दिया, फिर उसे नदी में फेंक दिया, जिससे पानी में डूबने से अंजलि की मौत हो गई। एक लाइन में कहें तो निधि ने ही अंजलि का खून किया और फिर पछतावा करते हुए उसने आत्महत्या कर ली। अब जो भी हो, मेरी अंजलि तो नहीं आ सकती ना। राजन जी, खुद को संभालिए। समझ नहीं आ रहा खुद को कैसे संभालूं। मुझे संभालने वाली तो अब रही नहीं। सर, आपने डीएनए रिपोर्ट की बात राजन से क्यों छुपाई? छुपाई नहीं कामिनी, जानबूझकर नहीं बताया ताकि हमें जाल बिछाने का वक्त मिल सके। सर, आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। सर, अब आगे क्या करना है? जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, कैब कंपनी? मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। कोला कैब कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कैब कंपनीज आज के लिए बंद कर दीजिए, और कमल रोड मैंगो विला के लिए जो भी कोला कैब जाए उसकी डिटेल मुझे तुरंत चाहिए। राजन जी, कहीं जाने की तैयारी है क्या? अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, जब से मेरी अंजलि मुझे छोड़कर गई है तब से एक घर मुझे काटने को दौड़ता है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग बताइए, यहाँ फिर से क्यों आए हैं? कुछ भूल गए क्या? हाँ, आप बता सकते हैं कि कत्ल वाले दिन अंजलि से कोई और भी मिलने आया था क्या? सर, अंजलि बहुत रिजर्व टाइप की थी, इसलिए घर पर उससे मिलने कभी कोई नहीं आता था। लेकिन आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप लोगों को तो पता चल गया था ना कि अंजलि को निधि ने ही मारा था। हमें तो ये भी पता चला है राजन जी कि अंजलि की बॉडी में जो बाल मिला है वो निधि का नहीं है। मतलब ये अंजलि और निधि के कत्ल में किसी और का हाथ है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? निधि ने खुद सुसाइड नोट में कबूल किया है कि उसी ने अंजलि को मारा है, तो फिर आप ये नई कहानी क्यों बना रहे हैं? कहानी है या हकीकत, वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सर, अंजलि और निधि के कत्ल वाले दिन जिस नंबर से कैब बुक हुई थी वो नंबर यही है। हेलो, ओके, ठीक है, ड्राइवर का नंबर भेज दीजिए जल्दी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जहां भी हो उसका लाइव लोकेशन भेजो जल्दी, और जो भी तुम्हारी कैब में बैठकर जाने वाला है उसे धीरे धीरे ले जाकर उसकी जगह पर छोड़ देना। क्यों फोन करके बुलाया? तुमसे एक
काम ठीक से नहीं होता। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है अंजलि की बॉडी पर जो एक बाल मिला है वो निधि का नहीं तुम्हारा है। अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। बहुत हो गया लुक्का छुपी करके, अब सच बोलने का समय आ गया है। ये बताओ क्यों मारा तुमने अंजलि और निधि को? अब मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर तुम क्यों आई? मत भूलो कि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। फिर भी ज्यादा के लालच में तुमने अमीरजादी अंजलि को फंसाकर जो उससे शादी की है ना। अगर सोचो अंजलि को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तो तुम ब्लैकमेल कर रही हो? क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस हर महीने 5 लाख। राजन, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की सिर्फ और सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। इतना बड़ा धोखा। लेकिन अब मैं अपनी सारी जायदाद निधि के नाम कर दूंगी और तुम्हें तलाक देकर भिखारी बना दूंगी। तुम जिंदा रहोगी तब ना। फिर महिमा ने अंजलि को नदी में ले जाकर फेंक दिया। हमने निधि पर दबाव डालकर उससे लेटर लिखवाया, उसे फंसाया ताकि जायदाद का कोई हकदार ना बचे, और सारी जायदाद तुम हड़प लो। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुम दोनों, लेकिन अफसोस प्लान फेल हो गया। अंजलि और निधि को जान से मारने के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि महिमा तो किसी भी कैब से आ सकती थी, तो वो कोला कैब से क्यों आई? क्योंकि कोला कैब को छोड़कर मैंने सारी कंपनीज को बंद कर दिया था, तो ऑप्शन में सिर्फ कोला कैब ही बचा। समझी? सर, आप तो कमाल है। अपना तो ऐसा ही है। सर, मैं सुनील वर्मा और ये मेरी पत्नी शकुंतला वर्मा। सर, हम 2 दिन के लिए अपने गांव गए थे और आज जब वापस आकर दरवाजा खोला तो सब बिखरा पड़ा था। फिर मैंने आपको फोन किया। वर्मा जी, जब चोरी हुई तब घर पर कोई नहीं था। इसका मतलब कि चोर को पता था कि घर खाली है। वर्मा जी, गांव जाने की बात आप दोनों के अलावा और किसे पता थी? मैम, आमतौर पर ऐसी बातें आसपास के लोगों को पता ही चल जाती हैं। ठीक है, हम अपना काम करते हैं, फिर बात करते हैं। दो लोगों के जूतों के निशान दिख रहे हैं। इसका मतलब चोर 2 थे और वो छत से आए थे। यस सर। कामिनी जी, आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर पता कीजिए और सीसीटीवी दिखे तो उसकी फुटेज कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तो कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। अब चोर कैसे पकड़ में आएंगे? आपने पता किया क्या क्या चोरी हुई है? तकरीबन 2.25 लाख के जेवर और 50,000 नगद। एक बात बताइए, इस कॉलोनी में गार्ड नहीं है क्या? नहीं सर, कॉलोनी वाले बहुत ही कंजूस किस्म के लोग हैं। वो गार्ड पर पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते। सर, मैंने बाहर पता किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, और इस कॉलोनी में सीसीटीवी भी नहीं है। ठीक है वर्मा जी, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए कामिनी जी। सर, उस चोर का कुछ पता नहीं चल रहा, और कॉलोनी के लोगों का शूज प्रिंट भी लिया है, पर किसी का भी शूज प्रिंट मैच नहीं हुआ। मतलब चोर कॉलोनी का नहीं, कहीं बाहर का है। सर, अब क्या करेंगे उस चोर को पकड़ने के लिए? कुछ नहीं, बस इंतजार करेंगे अगली चोरी का। हेलो, ओके, हम आ रहे हैं। कामिनी जी, चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कमल कॉलोनी से राकेश शर्मा का फोन था, उनके घर में भी चोरी हुई है।
सर ये चोरी भी बिल्कुल उसी तरह हुई है जैसे पहले हुई थी। यहाँ भी सिर्फ 2 ही लोगों के शूज प्रिंट हैं। राइट कामिनी जी, चोर यहाँ भी छत से ही आए हैं। कामिनी जी, आप एक बार बाहर जाकर भी पता कीजिए, देखिए अगर वहाँ से कुछ क्लू मिलता है तो। शर्मा जी, चोरी के वक्त आप लोग कहाँ थे? सर, मेरी वाइफ अंजलि के दोस्त की शादी थी। हम सब कल दोपहर में ही वहाँ चले गए थे और आपको फोन करने के 10 मिनट पहले ही वापस लौटे थे। मतलब चोर को पता था आप लोग रात में नहीं आने वाले हैं। वैसे आप लोगों को किसी पर शक है या फिर कोई ऐसा जो आप लोगों के जाने पर नजर रखे हुए था? सर, हम इतनी हड़बड़ी में थे कि कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान ही नहीं गया। यहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। शर्मा जी, क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? सर, मैं लिस्ट बना चुका हूँ। 5 लाख के गहने, 30,000 कैश और एक लैपटॉप। सर, पैसे और गहने मुझे वापस ना मिलते तो ना सही, लेकिन प्लीज लैपटॉप ढूंढ दीजिए। उसमें मेरी कंपनी का वो डेटा है जो अब तक कंपनी के सर्वर पर अपडेट नहीं हुआ। अगर वो नहीं मिला तो कंपनी को नुकसान होगा ही, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज सर, लैपटॉप ढूंढ दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, कॉलोनी में किसी ने भी किसी संदिग्ध व्यक्ति को ना आते हुए देखा है और ना जाते हुए। कोई नहीं, आप फुट प्रिंट एक्सपर्ट को बुलाइए और पिछले वाले शूज के प्रिंट का मैच करके देखिए कि दोनों मैच करते हैं या नहीं। सर, वारदात की जगह से मिले हुए फुटप्रिंट मैच हो गए हैं। गुड। एक बात और कामिनी जी, ये चोर उन्हीं घरों में चोरी कर रहे हैं जहां वो छत के रास्ते आसानी से घर में जाकर अपना काम कर सके। आपने एकदम सही कहा सर। और सर, आई थिंक ये चोर कोई आसपास का ही है, जिसे पता होता है कि कौन कहाँ जा रहा है और कितने दिन के लिए जा रहा है। लेकिन सर, मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि इतने बड़े कॉलोनी में कौन कहाँ जाता है, ये चोरों को कैसे पता चल रहा है, और वो सोर्स कौन होगा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। कामिनी जी, आप एक काम कीजिए, 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली लाल चाय मंगाइए, शायद चाय पीकर दिमाग की बत्ती जल जाए। जी सर। क्या सोच रहे हैं सर? कामिनी जी, वो चोर कहीं से पता नहीं करते, बल्कि जिनके जिनके घर चोरी हुई है वही लोग उस चोर को बताते हैं अपने बारे में कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन सर, वो खुद चोर को क्यों बताएंगे कि वो कहाँ जाते हैं? कोई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा सर? कामिनी जी, अब तक जितने भी घरों में चोरी हुई है उनके घर के किसी न किसी सदस्य ने अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने घर के वीडियो तक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। मतलब सर, इससे चोर क्या, हर किसी को उनके बारे में सब पता होगा। यस, ये सोशल मीडिया तो विभीषण है घर का। सर, आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने तो चुटकियों में पता कर लिया। आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। अरे भाग्यवान, कब से तैयार हो रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में धूप में जल रहा हूँ। अरे ट्रेन छूट जाएगी तो कश्मीर घूमना रह जाएगा, जल्दी करो। कितना चिल्लाते हैं आप, ठीक से तैयार भी नहीं होने देते। 4 घंटे से तैयार हो रही हो और कितना तैयार होना है तुम्हें? अब चलो। क्या चलो? पता है ना शहर में चोरियां कितनी बढ़ गई हैं। ऊपर से आपने जो घर की रखवाली के लिए WWF वाला गार्ड बुलवाया था, वो कहाँ है? आइयो जी, मैं आ गया। अब आप लोग डोंट पिकर होकर घूमने जाइए जी। देखो, मेरी घर की सुरक्षा मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। अगर चोरी हो गई तो 1 पैसा नहीं दूंगा तुझे। आइयो जी, आप चिंता मत करना, मैं ईमानदारी से घर के निगरानी करूंगा जी। आप लोग विदाउट एनी टेंशन जाओ जी। पहले एक वीडियो बनाकर पोस्ट तो कर दूं। हेलो दोस्तों, मैं और मेरी खूबसूरत पत्नी 1 हफ्ते के लिए स्वर्ग घूमने जा रही हैं। मेरा मतलब है कश्मीर घूमने। तो मिलते हैं 1 हफ्ते बाद। बाय दोस्तों।
हेलो व्हाट, हम आता है, डोंट पिकर। हेलो मालिक जी, हमारी माँ गांव में बहुत बीमार पड़ गई है जी, इसलिए हमको अभी गांव जाना होगा जी। आई एम सॉरी जी। सर ये दोनों तो वांटेड चोर रंगा बिल्ला है। सही पहचाना कामिनी जी, ले चलिए दोनों को। यार मेहुल, शर्मिला भाभी, आप दोनों को पूरी पुलिस टीम की ओर से थैंक यू सो मच। अरे नहीं यार, थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत कर। देश के कानून को जब भी हमारी जरूरत होगी हम हमेशा तैयार रहेंगे। क्यों शर्मिला? रंगा बिल्ला, हमारे मेहमान खाने में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम मुजरिमों के बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अगर तुम्हें यहाँ का खाना नहीं खाना तो चुपचाप शराफत से बता दो कि चोरी का सामान कहाँ है, वरना। नहीं सर, कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है, ज्वेलरी और लैपटॉप मेरे घर में है, लक्ष्मी नगर 12/26। अच्छा फैसला था तुम्हारा, थोड़ा सा भी लेट होते तो बहुत कुछ खाने को मिल जाता। कामिनी जी, थैंक यू सर। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि चोरी हुई हमारी ज्वेलरी और पैसा दोनों मिल जाएंगे। ये लैपटॉप ढूंढकर आपने मेरी नौकरी बचा ली सर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, अपराधी को पकड़ना ही मेरा काम है और राठौर मेरा नाम है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे क्रिमिनल ने नेहा को मारने की कोशिश की थी। अब आगे। उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी है अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो। तुम सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस ये बताओ कि 2 दिन पहले आखिर हुआ क्या था। 2 दिन पहले मैं केबीसी एक्टर हायर ऑफिस में गई थी अपनी प्रोफाइल देने के लिए, ताकि वो मुझे हेल्प करे मूवी में रोल दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखकर मुझे मना कर दिया। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगी। तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने टोपी पहनी थी और उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। उसने मुझे कहा कि एक मूवी के लिए कास्ट हायर हो रही है और उसने मुझे एक पेपर दिया जिसमें एड्रेस था। मैं अगले ही दिन रेडी होकर उस स्टूडियो में गई और मैंने वहाँ बस चाय पी और उसके बाद अचानक ही मुझे नींद आ गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को किसी की कार में पाया और उस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि हीरोइन बनना है तो तुम्हें उनके हर क्लाइंट को खुश करना होगा और जब जब भी वो मुझे बुलाएंगे मुझे जाना होगा, वरना वो मेरी अश्लील तस्वीरें और वीडियो मेरे परिवार वालों को भेज देंगे। मैं क्या करती? मुझे यही सही लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। नहीं, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, हम उन लोगों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तो ये कास्टिंग काउच का मामला है। न जाने कितनी ही लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। नेहा, ये बताओ, तुम्हें उस कार या इंसान के बारे में कुछ भी याद है? कोई भी छोटी से छोटी बात? हाँ, बस इतना ही कि उस कार के पीछे एक रोज का टैटू जैसा कुछ बना हुआ है और जो आदमी मुझे धमकी दे रहा था उस आदमी की उंगली पर भी रोज का टैटू बना हुआ था। हो ना हो ये सभी लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। नेहा, तुम हमें उस ऑफिस का एड्रेस दो जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। नेहा एड्रेस दे देती है। उसके बाद राठौर और कामिनी दोनों उस ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर राठौर की नजर सामने लगी एक बड़ी सी दीवार पर जाती है
जहां राठौर को सुमन की फोटो भी लगी हुई दिखाई देती है। ये तो सुमन की फोटो है ना? हो ना हो, सुमन का भी नाता इस केस से जुड़ा हुआ है। तभी वहां ऑफिस का मालिक आ जाता है। एक दिन आप दोनों की फोटो भी यहाँ लगी होगी। ये मेरे बेस्ट एक्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और आज तरक्की कर रहे हैं। तो बताइए, आप दोनों को भी हीरो हीरोइन बनना है क्या? तो हम बना देंगे। तब कामिनी नेहा की फोटो दिखाकर कहती है, नहीं, जो पूछा जाए बस उसका जवाब दो। क्या इस लड़की को तुम जानते हो? देखा है यहाँ इसे? हाँ, मेरे ऑफिस आई थी। मैंने मना कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। एक्टिंग छोड़कर कुछ और काम कर लो, बस इतना ही। उसके बाद वो चली गई थी। हर रोज का ही है। अब अगर बिना टैलेंट वाले लोग आ जाएंगे तो क्या हम हर किसी को उठाकर हीरो हीरोइन थोड़ी ना बना देंगे? टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। राठौर देखता है कि कुणाल के हाथ में भी रोज का टैटू बना हुआ है। सर, ये कुणाल भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। इसके हाथ पे भी वही टैटू है। जी कामिनी जी, ये कोई बहुत बड़ा जाल है। इसकी तह तक जाना होगा। राठौर बाहर आ जाता है और राठौर देखता है कि सामने चाय वाला उसे ही देख रहा होता है। राठौर चाय वाले के पास जाता है और नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और तभी राठौर देखता है कि चाय वाला लगातार एक आदमी को इशारा कर रहा होता है। जब राठौर उस आदमी को देखता है, सर, ये आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा नेहा ने बताया था, टोपी और लंबे बाल दाढ़ी वाला। तभी वो आदमी वहां से भागने लगता है। दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो भागते हुए गलियों में चला जाता है और अचानक ही किसी के घर में घुस जाता है। सर, कहाँ गायब हो गया? न जाने किस घर में घुसा है। राठौर तीनों घरों को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि वो आदमी किस घर में छिपा हुआ है। और तीसरे वाले घर का ताला तोड़कर राठौर उस आदमी को पकड़ लेता है। सर, आपको कैसे पता था ये आदमी इस घर में आया था? कामिनी जी, पहले घर में गेट पर ताला लगा हुआ था और सभी खिड़कियां बंद थी, तो इतनी जल्दी वो इस घर में तो नहीं जाता। वहीं दूसरे घर के बाहर लोगों के जूते और चप्पल थे, यानी उस घर में लोग थे, इसलिए उस घर में भी नहीं गया। लेकिन इस घर के गेट पे तो ताला लगा हुआ था, तो ये अंदर कैसे आया? कामिनी जी, ये खिड़की से अंदर आया। खिड़की खुली ही थी और अंदर आने के बाद इसने जल्दी से उसे बंद भी कर दिया। सर, आप तो सच में कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। तभी राठौर उस आदमी को पकड़कर उठाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसने नकली बाल और दाढ़ी लगाई हुई थी और ये वो चाय वाला है जो डायरेक्टर के स्टूडियो के बाहर था। ये सब क्या चल रहा है? सब सच बता। मैं सब सच बता दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो। मैंने ये सब पैसों के लिए किया। पहले अपना मुंह खोल और सब सच बोल। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरे और मेरे भाई के पास तो बस एक पार्सल आता था जिसमें एक लड़की का नाम और फोटो, पैसा और एक पता होता था जो मुझे उसी लड़की को देना होता था। बाकी मुझे नहीं पता उसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है। राठौर दोनों चाय वालों को पकड़ लेता है। कामिनी, अब क्या करना है आपको मालूम है ना? जी, अभी करती हूँ। कामिनी, प्रमोद और कुणाल नेहा और प्रिया को कॉल करके बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारा यहाँ क्या काम है? बताते हैं, रुके तो। आप लोगों को पता है कास्टिंग काउच के बारे में? मैडम, अब ऐसा कहाँ होता है? और वैसे भी हम लोग तो शरीफ लोग हैं, हमें इन सब से क्या मतलब? अच्छा, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि नेहा जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसे भी कास्टिंग काउच के जाल में फंसाया गया है। और इन सब में आप दोनों के ऑफिस के बाहर चाय वाले शामिल हैं। क्या सच में? आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ, सजा तो मिलेगी, लेकिन वो असली क्रिमिनल नहीं है। वो तो बस एक मोहरा थे। असली क्रिमिनल तो आप हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? राठौर कुणाल का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर लगी पट्टी को हटा देता है।
अरे आप ये क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे, चोट लगी है मुझे। लेकिन जैसे ही पट्टी हटती है वहां कोई चोट नहीं थी। तब राठौर चाय वालों को बुलाता है और उनका टैटू वाला हाथ दिखाता है। जी साहब, यही है वो आदमी जो हमें लेटर देने आया करता था। हमेशा खुद को कवर करके आता था, बस इसका यही हाथ दिखाई देता था। यही है वो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहां से। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तभी और पुलिस वाले आकर कुणाल को पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है साहब, आपका मुजरिम मिल गया, अब मैं चलता हूं। अरे आप कहां जा रहे हैं? नेहा, जाओ जरा प्रमोद जी की कार तो देख कर आओ। नेहा बाहर जाकर प्रमोद की कार देखकर आती है और कहती है, सर, ये वही कार है। क्या बोल रही है ये लड़की? कौन सी कार की बात हो रही है? प्रमोद जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सच बता दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी राठौर प्रमोद के हाथ से उसकी रिंग्स हटा देता है, जिसकी वजह से उसके फिंगर पर बना रोज का टैटू भी दिख जाता है। सर, ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था। अब सच बोलोगे या मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? हाँ, सब कुछ मैंने और कुणाल ने मिलकर किया। हम ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो शहर में हीरोइन बनने आई हो, और उनको किडनैप कर उन्हें ब्लैकमेल करके अपना काम पूरा करवाया करते थे, और काम निकल जाने के बाद उनका वीडियो अपलोड करके पैसे कमाते थे। इसे उठाकर जेल में डाल दो। नेहा और प्रिया भी राठौर को थैंक यू कहती हैं और चली जाती हैं। सर, आपको मालूम कैसे हुआ कि प्रमोद भी इन सब में मिला हुआ है? जब हम उसके स्टूडियो गए थे तो मैंने उसकी कार देखी थी और उसके हाथ में वो बड़ी बड़ी रिंग्स भी देखी थी जो उसने जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए पहनी हुई थी, और उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से शक तो था ही प्रमोद पर, इसलिए सारे प्रूफ्स मिलते ही वो पकड़ा गया। सर, आप तो कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। सर, आपने तारा मर्डर केस की फाइल मंगवाई थी, ये रही। इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लुट गई मैं। मिनान से बताइए कि हुआ क्या है। मेरा तो आराम हराम हो गया है मैडम। अब मैं इत्मीनान कहाँ से लाऊं? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। उसने मुझे 50 लाख का चूना लगा दिया। मैम, आप पानी पीजिए और डिटेल में बताइए, ये 50 लाख का क्या मामला है? सर, मैं चंदा देवी हूँ। रविवार सुबह मेरे घर के दरवाजे पर एक लेटर आया। उसमें लिखा था, शहर के बाहर माल रोड पर एक घर 1 करोड़ में बिक रहा है। तुम्हारा शुभ चिंतक। सस्ता घर मिलने की खुशी में मैं उस घर को खरीदने शाम 7 बजे पहुँच गई। आपका घर तो बहुत सुंदर है सुकन्या जी, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर आप इसे बेचना क्यों चाहती हैं? अब क्या बताओ, मेरे जो अपने थे वो एक दुर्घटना में चल बसे और उनके बिना यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। ओह, तो ठीक है सुकन्या जी, मैं ये घर लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दे तो। जरूर। ये देखिए, देख लीजिए, ये घर मेरे नाम पर ही है। पेपर्स तो ठीक है सुकन्या जी, मैं अभी आपको 5 लाख का चेक दे रही हूँ और साथ में 45 लाख का चेक भी। बाकी 50 लाख घर मेरे नाम होने के बाद दे दूंगी। आप इन पेपर्स पर यहाँ पर साइन कर दीजिए। इधर इधर। ये लीजिए। बुरा मत मानिएगा सुकन्या जी, लेकिन जो साइन रजिस्ट्री पेपर्स पर है और इसमें थोड़ा सा फर्क लग रहा है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में
फर्क तो होता ही है। अब हाथ कांपते हैं चंदा बेटा। लाओ दोबारा कर देती हूँ साइन। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये 5 लाख और 45 लाख के 2 चेक हैं। 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम रजिस्ट्री कर लेंगे। सर, उस दिन हम दोनों 8 बजे तक साथ में थे, लेकिन आज जब मैं वहाँ पर पहुँची तो सुकन्या करोड़ी लाल जी की जगह कोई और ही है, और वो बोल रहे हैं कि हमने ये घर किसी को नहीं बेचा। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर, नहीं तो मेरे 50 लाख डूब जाएंगे। चंदा जी, आप हमें उस घर पर लेकर चलिए। सर, ये औरत झूठ बोल रही है या फिर ये पागल है। ये घर हमारा है और हमने इसे किसी को नहीं बेचा, और हम इस घर को कभी बेचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी घर है। इंस्पेक्टर, इनसे कहिए कि इस घर की मालकिन सुकन्या करोड़ी लाल जी को बुलाए। उसके बाद सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। सर, हम उन्हें नहीं बुला सकते। ना बुलाने का कारण प्रिया जी? वो हमारी दादी थी और उनको मरे हुए तो कई साल बीत चुके हैं। ऐसे कैसे कई साल पहले वो मर चुकी है? अरे 2 दिन पहले ही तो मैं उनसे मिली थी, और वो भी इसी घर में। क्या बकवास कर रही हैं ये? मरे हुए आदमी से कोई नहीं मिल सकता। मेरे पास वो पेपर्स हैं जिन पर उन्होंने साइन किए थे। ये देखिए सर। चंदा जी, इस पर तो कोई साइन नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो यहीं पर साइन किए थे। देख लिया सर आपने? अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि ये औरत झूठ बोल रही है। नैना जी, क्या आप लोग हमें सुकन्या जी की फोटो दिखा सकती हैं? माफ कीजिएगा सर, हमारे दादा दादी जी की कुछ फोटोज जिस कमरे में थी, उनमें कुछ साल पहले ही आग लग गई थी, और जिसमें सभी फोटोग्राफ्स जल गए। ओके, और रविवार को आप दोनों कहाँ थी? सर, हम दोनों शनिवार को रामगढ़ गांव में अपनी एक सहेली के यहाँ पार्टी में गए थे, और आज सुबह ही लौटे हैं। कामिनी जी, पता कीजिए, प्रिया और नैना रामगढ़ में थी या कहीं और? रविवार को तुम कहाँ थे? सर, रविवार को मेरी छुट्टी रहती है, तो मैं अपने घर पर ही था। सर, प्रिया और नैना दोनों सच बोल रही हैं। वो शनिवार को रामगढ़ गांव में अपनी दोस्त की पार्टी में ही थी, और आज सुबह ही लौटी हैं। लेकिन सर, दोनों बहनें रविवार शाम करीब 5 बजे कहीं चली गई थी, और फिर रात 9 बजे वापस अपनी दोस्त के घर पर आ गईं। कामिनी जी, इस शहर से रामगढ़ की दूरी करीब 1.5 घंटे की है, तो हो सकता है कि प्रिया और नैना यहाँ आई हो और अपना काम करके चली गई हो। मुझे भी शुरुआत में यही लगा था सर, पर बाद में पता किया तो पता चला कि ये दोनों अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। नहीं सर, हम इस औरत को नहीं पहचानते। सर, आप लोग क्यों उस झूठी औरत की बातों में आकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? नैना जी, आप हमें कानून मत सिखाइए। आप लोग मुझे घर के पेपर्स दिखाइए, मैं उसे अपने साथ ले जाकर चेक करना चाहता हूँ। ये लीजिए सर। कामिनी जी, इन पेपर्स को और जो चंदा जी के पेपर्स हैं, उनको जांच के लिए लैब भेजिए। यस सर। सॉरी सर, मैं बाथरूम चला गया था। ये ऑयल तुम्हारा है? यस सर, इस ऑयल को मैं अपनी खोखरी पर लगाता हूँ ताकि खोखरी साफ रहे और जंग ना लगे। सर, लैब से रिपोर्ट्स आ गई हैं। कामिनी जी, देखा आपने चमत्कारी पेन का कमाल? सर, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। आपने जो भी लिखा सब गायब हो गया।
इसका मतलब सर चंदा जी को इसी तरह से ठगा गया है। हाँ कामिनी जी, मुझे पता चल गया है कि वो ठग जादूगर कौन है। हमें तो पता चल चुका है कि चंदा जी को तूने ही ठगा है। अब ये सच तू भी अपने मुंह से स्वीकार कर ले तो अच्छा होगा। वैसे इस धोखाधड़ी में अकेला तो होगा नहीं, क्योंकि तू इतना अक्लमंद तो है नहीं। और इससे पहले कि मेरा डंडा बोल पड़े, अपने साथियों का नाम भी पक दे। बोल, कौन कौन शामिल है इस ठगी के खेल में? बोल। सर, वो मैं और वो मेरी सर, ये आधार कार्ड मिला है। हेलो मानिक, जो आधार कार्ड भेजा है उसकी बैंक डिटेल निकाल जल्दी, और कहीं से भी ये पैसे निकाले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो और लोकेशन भी शेयर कर देना। हमें जल्दी ही आधार कार्ड के एड्रेस पर पहुंचना होगा। मुजरिम अभी अभी गोली रोड के बीना बैंक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। वो भागे उससे पहले ही हमें उसे पकड़ना होगा। आइए देवकी जी, ओह सॉरी, सुकन्या करोड़ी लाल जी, आइए। देवकी, मुंह बंद रखने से तुम बेगुनाह नहीं बन जाओगी। तुमने अपने ही पति का खून किया है और तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। बोलो, खून क्यों किया तुमने? बोलो। सर, मैं चंदा मैम को पहले से जानती थी, क्योंकि मैं कुछ साल पहले तक उनके घर में काम किया करती थी और उनके सेक्रेटरी मनीष से भी मेरी पहचान थी। उसी ने चंदा को ठगने का प्लान बनाया था। इस काम में मेरा पति बहादुर भी शामिल था, लेकिन 1 करोड़ सुनकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सबको ठगने की प्लानिंग कर ली। अपने पति को क्यों मारा? वो आप लोगों के सामने मुंह ना खोल दे, इसीलिए उसे मार दिया। लालच बुरी बला है देवकी, और इसी लालच ने तुम्हें खूनी बना दिया। अब ना तुम्हारे हाथ में पैसे हैं, ना पति, ना सुकून भरी जिंदगी। अब तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ फांसी। और मनीष, तुम्हारी धोखाधड़ी की वजह से एक कत्ल हुआ है, तुम्हें तो उम्र कैद होगी। शहर के मशहूर बाजार के बीचों बीच एक बड़ा सा जनरल स्टोर था, जहाँ के मालिक हेमंत और नौकर राजू के बीच बहस हो रही थी। हेमंत का दूसरा नौकर संजू के झगड़े को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तुझे अगर काम नहीं करना है तो छोड़कर चला जा। काम करना है सर, और मैं काम करता भी हूँ, पर आप बेवजह मेरे काम में कमी निकालते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दुश्मनी है आपकी मुझसे। शांत हो जा राजू। नहीं नहीं संजू, बोलने दो इसे। और मैं बेवजह कमी नहीं निकालता। मैंने तुझसे कहा था कि अचार और जैम के डिब्बे अलग अलग रखने हैं, लेकिन जैम का डिब्बा अचार के बीच में रखा हुआ था। क्यों? ओफो, तो एक डिब्बा इधर से उधर हो जाने से क्या आफत आ गई? तू एक काम कर, तू अपना ये एटीट्यूड ले और कहीं और जाकर काम कर। मैं नहीं रख पाऊंगा तुझे। मालिक, आप शांत हो जाइए, मैं समझा दूंगा इसे। और राजू, जैसा काम कहा जाए वैसा ही करना होता है। कस्टमर्स को दिक्कत होती है ना, समझा कर। अब चल यहाँ से, काम पर लग जा। ये आखिरी बार है जब तुमने इसे मुझसे बचाया है संजू। अगली बार मैं इसे लात मारकर निकाल दूंगा। कहते हैं कि गुस्सा उबलते हुए पानी के जैसा होता है, जिसमें इंसान को अपना अक्स दिखाई नहीं देता। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी। हमारी आज की कहानी गुस्से और गलतफहमी के बारे में है, जिसने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। अगली सुबह जब हेमंत अपने जनरल स्टोर पहुंचा, तो उसने देखा कि दुकान का काफी सामान बिखरा पड़ा है और कुछ सामान गायब भी है। वो घबरा गया। उसने फौरन स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने की कोशिश की, लेकिन कल शाम से लेकर आज सुबह तक की सारी फुटेज डिलीट हो चुकी थी। इतने में संजू वहाँ पहुँच गया। मालिक, ये क्या हो गया? और राजू कहाँ है? मुझे क्या पता, वो नहीं आया। लगता है ये सब उसी का काम है। नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। राजू चोरी नहीं कर सकता। अब कोई शक बाकी है। सीसीटीवी फुटेज गायब है और राजू भी। मैंने कहा था ना, ये लड़का एक दिन बड़ी गड़बड़ करेगा। हेमंत ने फोन उठाकर सीधे पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राठौड़
और उनकी साथी सब इंस्पेक्टर कामिनी जनरल स्टोर में पहुंच गए। हेमंत ने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने पूरे स्टोर का जायजा लिया। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट और तुम्हारा नौकर गायब। ये मामला कुछ ज्यादा ही साफ दिख रहा है। लगता है तुम्हारे नौकर का ही काम है ये। कभी भी कुछ भी बिल्कुल साफ नहीं होता, कुछ न कुछ हमेशा छुपा होता है। पर सर, ये वही कर सकता है। मैंने कल उसे डांटा था ना, तो वो उसी का बदला ले रहा है। इंस्पेक्टर राठौर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी जो बाहर से बंद था। दरवाजे पर एक मोटा ताला लगा हुआ था। ये दरवाजा कहाँ खुलता है? ये तो हमारे बेसमेंट का दरवाजा है। वहाँ हमारा छोटा सा गोडाउन है। ताला खोलो। हेमंत चाबी निकालता है और ताला खोलता है। जब दरवाजा खुलता है तो सीढ़ियों के नीचे का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक लाश पड़ी थी और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि राजू की ही थी। राजू? ये कैसे हो सकता है? राजू यहाँ? तुम दोनों को हिरासत में लिया जाता है। अभी के लिए तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हमें सच में कुछ नहीं पता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। बिलीव मी, मैं अगर उसे मारता तो अपने ही स्टोर में क्यों रखता। पुलिस ने हेमंत और संजू को हिरासत में ले लिया। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और राठौर ने फिर से उनसे पूछताछ शुरू की। ठीक से बताओ, कल रात क्या हुआ था? कल राजू को ही स्टोर लॉक करना था। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। हाँ, कल रात बंद करने की बारी राजू की थी। मैं और संजू पहले ही चले गए थे। हम दोनों ने कुछ नहीं किया सर। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे स्टोर में तुम्हारे ही नौकर की हत्या हो जाए और तुम्हें कुछ पता ही ना चले? सर, मुझे सच में कुछ नहीं पता। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और राजू के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कुछ ही देर में राजू के माता पिता, उसका भाई रवि और मंगेतर सीमा पुलिस स्टेशन पहुँचे। मेरा राजू, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता था। ये सब कैसे हो गया? मेरी शादी होने वाली थी राजू से। अब मैं क्या करूंगी? इस हेमंत को आपने बिठा क्यों रखा है? यही मेरे भाई का कातिल है। इसे फांसी दीजिए। आप शांत रहिए। मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी। इन सभी चीजों का एक प्रोसीजर होता है। हमें हमारा बेटा वापस दो। हम उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। आप लोग मुर्दाघर जाकर उसकी बॉडी ले सकते हैं। राजू के माता पिता, भाई और मंगेतर मुर्दाघर की ओर निकल गए। उनकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। उनके जाने के कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इंस्पेक्टर राठौर ने रिपोर्ट देखी और बोले, कामिनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। राजू की मौत जहर से हुई थी। उसे कोई जहरीला पदार्थ पिलाया गया था। तो इस हेमंत ने उसे जहर देकर मारा है। पर हेमंत उसे जहर देकर क्यों मारेगा? कितने और तरीके थे उसे मारने के। गोली, चाकू, जहर का इस्तेमाल क्यों किया? सर, कल तो हेमंत ने राजू को बहुत डांटा था ना, तो राजू भला उसके हाथ से कुछ क्यों पिएगा? मतलब शक की सुई अब संजू की तरफ घूम रही है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। फिलहाल के लिए इसे छोड़ दो। हमें राजू के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए। हो सकता है कि जिन लोगों पर हमें बिल्कुल भी शक ना हो, वही इन सब के पीछे हो। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी राजू के अंतिम संस्कार में पहुंचे। राजू के परिवार के लोग गहरे दुख में थे, लेकिन तभी इंस्पेक्टर राठौर की नजर रामदास और उसके भाई रवि पर पड़ी। वो दोनों एक किनारे में खड़े होकर किसी बीमे की रकम के बारे में बात कर रहे थे। पापा, बीमा की रकम का ध्यान रखिएगा, वरना ये पुलिस वाले आप जानते हैं ना, सब हड़प लेंगे। 50 लाख छोटी रकम नहीं होती। 50 लाख?
इतना महंगा बीमा कहाँ से आया? इंस्पेक्टर ने सीधे जाकर रामदास से सवाल किया। ये इतना बड़ा बीमा किसने करवाया था? राजू खुद तो नहीं करवा सकता। वो उसके मालिक हेमंत ने कराया था। बड़ा दिलदार मालिक है। पैसा किसे मिलेगा? पैसा पिताजी को मिलेगा। रामदास जी, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। ये क्या बेतुकी बात है? आप मेरे पिताजी पर शक कर रहे हैं? कातिल तो हेमंत है ना, उससे जाकर पूछताछ कीजिए ना। रवि, हम बस अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जैसा कहा जा रहा है वैसा करिए। उसके बाद कामिनी ने राजू की मंगेतर से बात की। वहीं इंस्पेक्टर राठौर ने जनरल स्टोर के पास के दुकानों की सीसीटीवी कैमरों की उस रात की फुटेज ली और पुलिस स्टेशन जाकर आराम से देखने लगा। पता चला कि उस रात एक आदमी जनरल स्टोर में आया था। ये क्या? ये आदमी इस जनरल स्टोर में जा रहा है? अरे यार, इसने तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखा है। फिर उसने थोड़ी देर पहले की फुटेज देखी। उसमें वो आदमी एक शराब की दुकान पर दिख रहा था। वो शराब खरीद रहा है। राजू को जहर भी किसी पीने वाली चीज में ही दिया गया था। फिर एक मेडिकल स्टोर की फुटेज आई जहां उसने एक छोटी सी बोतल खरीदी। ये क्या है? जो राजू के शरीर में पाया गया था। यानी यही आदमी कातिल है। वैसे सर, फुटेज में समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी है या औरत। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। एक काम करो, सबको बुलाओ। सबको? जी हाँ, सबको। हम कातिल के बहुत करीब हैं, लेकिन उससे पहले जरा इन सबके राजू के साथ हुए कॉल्स और मैसेजेस निकालो। ठीक है सर। तभी वहाँ कामिनी भी आ गई, जो एक नई खबर लेकर आई थी, जिससे केस पानी की तरह साफ हो गया। ऐसी बात है तो फौरन सबको बुलाओ। आज पर्दाफाश होकर रहेगा। बड़े शातिर बनते हैं लोग। पुलिस स्टेशन में माहौल तनावपूर्ण था। इंस्पेक्टर राठौर ने राजू के परिवार को बुलवाया। राजू की माँ, पिता, भाई रवि और उसकी मंगेतर सब वहाँ पर इकट्ठा हो गए। जी बताइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? जी बिल्कुल। तो बताइए ना, सस्पेंस क्या बना रहे हैं? हाँ रवि, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर, ये क्या हो रहा है? हमें पता चल गया है कि राजू की हत्या तुमने ही की है। अब तुम अपने मुंह से सच बताओ कि तुमने ये क्यों किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे यार, खुद बता दो, वरना बता दो हम भी सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या कह रहे हैं। सौतेले भाई हो इसीलिए नहीं बोल पा रहे हो। ये सुनकर रवि का खून खौल उठा और वो चिल्लाया। हाँ, मैं सगा नहीं हूँ, इसीलिए इन लोगों ने मेरी शादी सीमा से नहीं होने दी। ये तुम क्या कह रहे हो? हमने तुम्हें कभी सौतेला नहीं माना। सिर्फ कहने से क्या होता है, बर्ताव तो आपने वैसा ही किया ना। मैं सीमा को पसंद करता था, लेकिन आप लोग राजू की शादी उससे करवा रहे थे। तुमने उस रात राजू को शराब पीने के बहाने से मिलने के लिए बुलाया और उसे जहर देकर मार दिया। हाँ, और मैंने सारे सबूत भी मिटा दिए थे। कॉल्स और मैसेजेस सब डिलीट कर दिए थे। बेटा, पुलिस के लिए कुछ भी डिलीट नहीं होता, सब कुछ रिकवर हो जाता है। हमने कभी तुझे सौतेला नहीं माना, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू सौतेला ही है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आप नहीं समझ सकती कि मैं कितना अकेला था। अकेले थे तो भाई को मार डालोगे? मैं राजू को पसंद करती थी हमेशा से। इसमें सगे सौतेले का कोई लेना देना नहीं था। रवि अब अपने किए पर पछताने लगा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी और रवि के पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अगर रवि सीमा के डिसीजन की रिस्पेक्ट करके मूव ऑन कर लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये चीज उसके सिर पर सवार हो गई और उसने सब कुछ भूलकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसीलिए ठंडे दिमाग से काम ले, रिश्तों को अहमियत दे, वरना अंत रवि जैसा होता है।